बुआ सुनो, हम लोग वियना सम्मेलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो वियना सम्मेलन के बारे में क्या क्या पढ़ लिए थे, यह बताओ। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1800। और ये कहाँ हुआ था? स्थान कौन सा था इसका? स्थान कौन सा था? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। किसकी राजधानी? और वैसे ऑस्ट्रिया अभी किस महादेश में है? रोम में। अच्छा, यूरोप में। राजधानी क्या नाम था बाबा? वियना। वियना। तो वियना सम्मेलन है ना। अच्छा, इसका जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व जो है, संचालन, नेतृत्व या संचालन, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कौन कर रहा था? अच्छा, मेटरनिक के बारे में क्या क्या हम लोग जानते हैं? यह घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक कैसा व्यक्ति था? घोर प्रतिक्रियावादी। उसे प्रतिक्रियावादी किसको कहते हैं? जो किसी भी तरह के परिवर्तन का, जो हर तरह के परिवर्तन का विरोध करता है। वह नहीं चाहता है कि कोई भी परिवर्तन हो। मेटरनिक का कहना भी था, शासन करो और परिवर्तन नहीं होने दो। शासन करो और परिवर्तन। तो हुआ क्या था? जब ये वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 18 जून। ठीक है, 18 जून 1815। ठीक है, 18 जून 1815। यह नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध था, क्योंकि इसके बाद ना उसको अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु हुई थी 5 मई 1821 को। उसकी मृत्यु कब हुई थी? 5 मई 1821 को। तो जो विजित राष्ट्र थे यूरोप की, जो विजित मतलब विजय शक्तियां, जिसमें मेन कौन कौन था? विजित राष्ट्र कौन कौन थे? विजय शक्तियां। उस विजित शक्तियां थी ब्रिटेन। वो उस समय जर्मनी नहीं था, प्रसा था। ब्रिटेन, हालांकि प्रसा जो है ना, ब्रिटेन का एक, जर्मनी का एक प्रांत है। सबसे शक्तिशाली प्रांत वही था। तो ब्रिटेन था। और कौन था? ऑस्ट्रिया था। और कौन था? और तुम्हारा प्रसा था, हंगरी था। ठीक है, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, फ्रांस का तो नेपोलियन था जो हारा है। एक और कोई नाम छूट रहा है। इटली नहीं, एक नाम कोई और हम छोड़ रहे हैं। कौन कौन किए थे? ब्रिटेन, प्रसा, हंगरी, रूस छोड़ रहे हैं। कौन छोड़ रहे हैं? रूस। ये सब ना विजित राष्ट्र थे। तो ये लोग एकत्रित हुए, ये लोग अपना एक मीटिंग बुलाए। इसमें आमंत्रित फ्रांस को भी किया गया था, लेकिन फ्रांस को बोलने का अधिकार नहीं था इसमें। उसको तो सारे युद्धों के लिए कसूरवार ठहराया जा रहा था। उसको कहा गया कि नेपोलियन जिन राष्ट्रों को, जिन क्षेत्रों को जीत लिया है, उसको वापस करो। नेपोलियन जिन क्षेत्रों को जीत लिया है, उसको क्या कर दो? वापस कर दो। ठीक है, तो इसमें यह विहित शक्तियां एकत्रित कहां हुई थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कब हुई थी? 1815 में। इसलिए इसको कौन सा सम्मेलन कहते हैं? किस लिए कहते हैं? 1815 में हुआ इसलिए कहते हैं, कि वियना में हुआ इसलिए कहते हैं। इसका अध्यक्षता कौन किया? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मतलब क्या होता है? सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च सत्ता के शासन, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति। ठीक है, अपने देश से उसकी तुलना कर सकते हो प्रधानमंत्री से, क्योंकि हमारे देश का प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन सत्ता का वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। सारी शक्तियां किसके हाथों में निहित है? प्रधानमंत्री के हाथ में। ठीक है, जो वायर है ना, बार बार इधर उधर हो रहा है। देखो बुआ सुनो, तो क्या हुआ तब? यहां पर इसका उद्देश्य क्या था? स्थान हम लोग देख लिए, नेतृत्व देख लिए, विजित शक्तियों को देख लिए। इसका उद्देश्य क्या था?
ये जो सम्मेलन बुलाया गया, जो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, इसका मुद्दा क्या था, क्यों बुलाया गया? जैसे मीटिंग कुछ होती है तो उसका कुछ मुद्दा होगा ना, क्यों बुलाया गया था, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नेपोलियन के कारण नेपोलियन के कारण यूरोप की राजनीति में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ था उसको पुनर्स्थापित कर देना था। मतलब यूरोप को फिर से उसी अवस्था में पहुंचा देना जो नेपोलियन के आने से पहले था। क्या उद्देश्य बताए? यूरोप में फिर से इन लोगों के अनुसार शांति स्थापित करना था। यूरोप में फिर से वही शांति स्थापित करना जो नेपोलियन के आने से पहले था। मतलब पुरातन पंथी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, पुरातन पंथी व्यवस्था को नेपोलियन के आने से पहले जो व्यवस्था थी उसको पुनर्स्थापित करना। और क्या था? तो और था प्रजातंत्र। गणतंत्र समझते हो ना? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, जानते हो ना? और प्रजातंत्र मतलब क्या हुआ? जनता के लिए जनता के द्वारा की जाने वाली शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? प्रजातंत्र या गणतंत्र। क्या कहते हैं? प्रजातंत्र या। तो ये दोनों फ्रांस की क्रांति का देन है। ये दोनों फ्रांस की क्रांति 1789 का देन है। कौन शासक था फ्रांस की क्रांति के समय? लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां को इस क्रांति के द्वारा हटा दिया गया था सत्ता से, ठीक है ना? और 1793 में उसको गिलोटीन पे चढ़ा के उसका सर जो है ना, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था और उसके बाद उसकी रानी को भी फांसी दे दिया गया था, ठीक है? तो क्या बता रहे थे बुआ, इसका उद्देश्य क्या था? इसका दो उद्देश्य कह सकते हो। पहला उद्देश्य क्या बताए? फ्रांस में पुरातन पंथी, नेपोलियन के पहले का पुरातन पंथी व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। दूसरा था कि गणतंत्र और प्रजातंत्र की भावना को कुचल के रख देना, उसको बढ़ने नहीं देना। गणतंत्र और प्रजातंत्र की भावना जो थी, जो मुख्यतः किसका देन था? फ्रांस की क्रांति 1789 का, उसको कुचल के रख देना, उसको बढ़ने नहीं देना, ठीक है? अब इसमें क्या क्या किया गया, उद्देश्य तो हम लोग देख लिए। अभी वियना सम्मेलन के प्रावधानों को देखते हैं, प्रावधानों को कि इसमें क्या क्या किया, प्रावधानों इसमें क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले बात बताए कि फ्रांस को कहा गया कि नेपोलियन जिन क्षेत्रों को जीत लिया है, नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों को जीत लिया था उसको वापस करो, ठीक है? उसके बाद क्या किया गया? इटली पर चूंकि फ्रांस का प्रभाव था, नेपोलियन का प्रभाव था, ठीक है? तो इटली को न, इसके फ्रांस के प्रभाव को कम करने के लिए इटली को न खंड खंड में बांट दिया गया, इटली को टुकड़ों में बांट दिया गया। क्या क्या किया गया? तो इटली के अलग अलग राज्य हैं, एक बार हम पढ़ के तुमको बताते हैं कि क्या क्या हुआ। देखो, जो सिसिली और नेपल्स था, पहले तो इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया गया। जो सिसिली और नेपल्स राज्य थे, जैसे हमारे देश में अभी 28 राज्य है ना, जिसमें एक राज्य बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आपका राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, इस तरह से 28 राज्य है ना। वैसे ही इटली का जो राज्य था जिसका नाम था सिसिली और नेपल्स, यह ब्रूबो वंश के शासक को दे दिया गया, ब्रूबो वंश के शासक फर्डिनेंड को दे दिया गया। जो रोम और उसके आसपास का क्षेत्र था, रोम और उसके आसपास का क्षेत्र था, वह पोप को दे दिया गया। पोप कौन थे और पोप होते कौन है? आज भी यह होती है पोस्ट, आज भी है यह पद। पोप कौन होते हैं? ईसाई जगत का सर्वोच्च गुरु, ईसाई जगत का सर्वोच्च गुरु, सबसे बड़ा गुरु। तो जो रोम और उसके आसपास का क्षेत्र था, सबसे पहले सिसिली, क्या बताए थे आपको? सिसिली और नेपल्स प्रदेश, इसको दे दिया गया। तो ब्रूबो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को सिसिली और नेपल्स का क्षेत्र प्रदेश किसको दिया गया? ब्रूबो वंश के शासक, ब्रूबो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। उसके बाद जो रोम और उसके आसपास का क्षेत्र था उसका क्या किया गया? पोप को दे दिया गया। किसको दे दिया गया?
पोप को दे दिया गया। उसके बाद लोम्बार्डी और वेनेसिया, जो लोम्बार्डी था और वेनेसिया राज्य था, उस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। लोम्बार्डी पे और वेनेसिया पे ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। ठीक है, मतलब इसको बांट लिया सब आपस में। इटली को बाप का जागीर समझ के आपस में क्या कर लिया, बांट लिया, क्योंकि वह विजित शक्ति था। फ्रांस उसके सामने में कुछ नहीं बोल सकता था। ठीक है, और क्या किया गया, तो जो तुम्हारा परमा था, मेडोना और टस्कनी का प्रांत था। परमा, मेडोना, टस्कनी। परमा, बोलो कौन था, परमा, मेडोना, टस्कनी। ये हैब्सबर्ग, यह जो है ना, वह हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। किस राजवंश को दिया, हैब्सबर्ग को। किसको दे दिया गया, शुरू से फिर से देखो, क्या देखे थे हम लोग, जो सिसिली और नेपल्स का प्रदेश था, सिसिली और नेपल्स को किसको दे दिया गया, किसको दे दिया गया, ब्रूगो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को। रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को किसको दे दिया गया, किसको दे दिया गया, पोप को। जानते हो सबसे छोटा देश कौन है, वेटिकन सिटी है। वह इतना छोटा है कि उसके एक सीमा से दूसरे सीमा तक तुम पैदल जा सकते हो। ठीक है, तो वह क्या बता रहे थे, सिसिली और नेपल्स किसको दिया गया, ब्रूगो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। रोम और उसके आसपास का क्षेत्र किसको दे दिया गया, पोप को। किसको दे दिया गया, लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसका अधिकार माना गया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया का। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसका अधिकार माना गया, ऑस्ट्रिया का। परमा, मेडोना, टस्कनी, परमा, मेडोना, टस्कनी, तीन वो प्रांत दे दिया गया हैब्सबर्ग के सम्राट को। किसको दे दिया गया, हैब्सबर्ग के सम्राट को दे दिया गया। उसके बाद बच गया जेनेवा और सॉर्डिनिया। कौन बच गया, जेनेवा और सॉर्डिनिया। इसको ना पिडमाउंट के अंतर्गत, उसी का राज है, इटली का ही राज है, उसको पिडमाउंट में सम्मिलित कर दिया गया। पिडमाउंट राज्य में मिला दिया गया। कौन कौन बोले लास्ट में, जेनेवा और सॉर्डिनिया। जेनेवा, सॉर्डिनिया, इसको किसमें सम्मिलित कर दिया गया, पिडमाउंट में। किसमें सम्मिलित कर दिया गया, जिस तरह जर्मनी, उस समय जर्मनी नहीं था, बहुत टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, उसका सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था पर्सा, वैसे ही इटली का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था सॉर्डिनिया, पिडमाउंट। सॉर्डिनिया और पिडमाउंट। तो जो जेनेवा था और जो पिडमाउंट था, उसको कहा किसमें सम्मिलित कर दिया गया, पिडमाउंट में। ध्यान रखना इस शब्द को, इटली के एकीकरण में यह जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। इटली के एकीकरण को यहां से दिशा मिलना शुरू हो गया। वियना का सम्मेलन जो है 1815, वह अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन सॉर्डिनिया, पिडमाउंट को एकीकृत करके इटली के एकीकरण को दिशा प्रदान किया था। ठीक है, और क्या किया गया, जो जर्मनी 39 रियासतों का, 39 रियासतों का संघ था, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, उसको भंग नहीं किया गया। जर्मनी जो वियना सम्मेलन के समय कितने राज्यों का संघ था, 39 राज्यों का, 39 राज्यों का। कितने राज्यों का संघ था बाबा, तो इसको ना 39 राज्यों का संघ ही छोड़ दिया गया। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से क्या, किसका अधिकार हो गया, ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। समझ में आ रहा है। और क्या किया गया, ये तो हम लोग इटली में देख लिए, और कहां देख लिए, जर्मनी में देख लिए। फ्रांस में क्या किया गया, फ्रांस में ना जो ब्रूगो राजवंश के शासक हुआ करते थे, लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, तो ब्रूगो राजवंश को फिर से पुनर्स्थापित कर दिया गया। किस राजवंश को पुनर्स्थापित किया हुआ, ब्रूगो राजवंश को। और शासक कौन बना जानते हो, ब्रूगो राजवंश को पुनर्स्थापित किया और शासक बना लुई 18वां। 18वां क्यों बना, देखो 18वां, 16वां को तो हटा दिया गया 1789 के क्रांति में। 17वां बनता उस समय नेपोलियन वहां का शासक बना। अब नेपोलियन को हराया गया, तब कौन बना, 18वां। समझ में आ रहा है, जो कि 17वां क्यों नहीं आया, 16वां के बाद सीधे 18वां क्यों आ गया, नेपोलियन के कारण, है ना। तो लुई 18वां एक उदारवादी शासक था। वह फ्रांस के जनता के बदली हुई मनोदशा को समझा, फ्रांस की जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। और वह क्या किया, उसके आने से पहले जो चल रहा था यहाँ पे फ्रांस में,
1814 का 1814 का घोषणा पत्र चल रहा था। बुर्बो राजवंश के पहले फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा जो स्थापित किया गया था 1814 का घोषणा पत्र, उसको ही जारी किया। ठीक है, वह एक संवैधानिक घोषणा पत्र था जो जनता को अधिकार दे रहा था। तो लुई 18वां जो है ना, वह 1814 का घोषणा पत्र, ठीक है, चार्टर एक्ट लागू किया, घोषणा पत्र को लागू किया, जो 1848 तक चलता रहा। 1848 की क्रांति तक क्या होते रहा, चलता रहा। हालांकि बीच में 1830 में एक जो चार्ल्स दशम शासक बने थे, जो लुई 18वां 1824 में ही मर जाएगा, 1824 में ही मर गया था। इसके जगह पे लुई 18वां के बाद चार्ल्स दशम कौन बना शासक हुआ, चार्ल्स दशम, ऐसे लिख सकते हो, तुम्हारे बुक में ऐसे ही लिखल होगा, ऐसे लिख सकते हो। तो शासक कौन बना लुई 18वां के बाद, चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम जो है ना, एक स्वेच्छाचारी मतलब स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। स्वेच्छाचारी मतलब जो किसी का बात नहीं सुनता हो, अपने मर्जी का करता हो। निरंकुश का भी यही कुछ मिलता जुलता अर्थ है, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। ठीक है, तो चार्ल्स दशम एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। उसको वह किसी भी शर्त पे संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करना नहीं चाह रहा था। संवैधानिक राजतंत्र कहने का मतलब है कि जनता में से कुछ लोग चुने जाएंगे, जिसके द्वारा एक प्रतिनिधि सभा का गठन होगा, वह निर्णय लेंगे जनता के हक में, उस निर्णय को राजा को मानना होगा। मतलब राजा सिर्फ कहने के लिए राजा रह जाएगा। जैसे आज भारत में राष्ट्रपति सिर्फ कहने के लिए राष्ट्रपति है, उनके नाम का सब बस ठप्पा लगता है, मोहर लगता है, वो एक रबर स्टैंप है। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में। तो वह किसी भी शर्त पर संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करने की बात नहीं कर रहा था। उसका कहनाम क्या था जानते हो, मैं अंग्रेजी राजा की तरह शासन करने के बजाय लकड़ी काटना पसंद करूंगा। चार्ल्स दशम का कहना था कि मैं अंग्रेजी राजा की तरह राज्य करने से ज्यादा की अपेक्षा मैं क्या करूंगा, लकड़ी काटना पसंद करूंगा। ठीक है, और यह ना एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति जिसका नाम पोलिगनेक था। क्या नाम था, पोलिगनेक। चार्ल्स दशम जो है क्या क्या देखे हम लोग, हुआ वियना सम्मेलन के पश्चात फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। शासक कौन बने, लुई 18वां। शासक कौन बने, यह एक उदार व्यक्ति थे। यह फ्रांस की जनता के बदली मनोदशा को समझे और उन पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, और क्या किए, तो ये जो है ना लुई 18वां, वह 1814 के घोषणा पत्र को लागू किया, जो जनता को अधिकार देती थी, समान नागरिकता का अधिकार, समान नागरिक संहिता को लागू किया। हालांकि जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1824 में, तो उसके बाद वहां की फ्रांस की परिस्थितियां बदली। शासक कौन बन के आया, चार्ल्स दशम। यह एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था, जो किसी भी परिस्थिति में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं था। उसका कहनाम ही था, मैं अंग्रेजी राजा की तरह लकड़ी काटने की अपेक्षा, मैं अंग्रेजी राजा की तरह राज्य करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। और यह एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति जिसका नाम था, क्या नाम था, पोलिगनेक। क्या बता बुआ, पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसको प्रधानमंत्री बनाया, पोलिगनेक जो था ना, कुलीनों और पादरियों को विशेष अधिकार दिया। आम जनता की आम जनता की उपेक्षा करते हुए यह क्या किया, कुलीन समझ में आता है ना, संभ्रांत लोग, समाज के धनी लोग, कुलीनों को और पादरियों को क्या किया, विशेषाधिकार प्रदान किया। इसके राज्य में जो चर्च था ना, उसकी शक्ति फिर से बढ़ने लगी थी। ठीक है, जनता इससे रुष्ट थी। ऐसी स्थिति में यह क्या किया ना, लुई 18वां के द्वारा, लुई 18वां जो जारी किया था, क्या चीज, संवैधानिक घोषणा पत्र, समान नागरिक संहिता, इसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया। पोलिगनेक जो है लुई 18वां के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में, टाइम कितना हुआ है, परिवर्तन करने का प्रयास किया। परिणाम यह निकला कि उदारवादी जो है ना, इसके विरुद्ध हो गए।
जो फ्रांस की जनता थी, जो फ्रांस में उदारवादी थे, उसको ना एक चुनौती की तरह लिए, वो लोग इसका विरोध करना शुरू किए। तो जब विरोध किए ना, तो जो राजा था चार्ल्स दसम, ये 4 गो अध्यादेश जारी किया। पहला अध्यादेश क्या किया? 4 गो अध्यादेश क्या जारी किया? प्रेस की स्वतंत्रता था उसको समाप्त कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता कहने का मतलब है प्रेस जो है, न्यूज़पेपर वाले और मैगजीन वाले जो मर्जी हो छाप सकते हैं, उसको ही समाप्त कर दिया। मतलब अब जो है प्रेस अपना मर्जी से कुछ नहीं छाप सकता है। पहले उसको राजा से प्रूफ लेना होगा कि हाँ, प्रूफ राजा को दिखाना होगा या राजा के द्वारा नियुक्त किए हुए व्यक्ति को दिखाना होगा कि हम छापे कि नहीं छापे। तो प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। और क्या किया? तो प्रतिनिधि सभा जो हुआ करता था समय 1789 के क्रांति के बाद, जो फ्रांस में प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था, उसको भंग कर दिया। मतलब उसमें जो चुन कर आए थे व्यक्ति, उनको उसकी सदस्यता समाप्त कर दी, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। और क्या कर दिया वह? तो मतदान के अधिकार को संकुचित कर दिया, सीमित कर दिया। कुछ ही लोगों को मतदान के अधिकार जो पहले प्रत्येक नागरिक को मिला था, महिलाओं को छोड़कर, उसको सीमित कर दिया। और क्या किया? तो नए चुनाव की घोषणा कर दिया। मतलब पहले से जो चुन के आए हुए थे व्यक्ति, वो तो हटा दिया। अब मतदान का अधिकार कर दिया सीमित। मतलब कुछ ही लोग दे पाएंगे मतदान। कौन देंगे? कुलीन देंगे, पादरी के जो राजा के लोग हैं वो वोट देंगे। ठीक है, तो अब फिर से चुनाव होगा तो चुन के कौन आएगा? जो राजा चाहेगा। चूंकि वोट कौन दे रहा है? राजा के लोग। तो चुन के कौन आएंगे? राजा के पसंदीदा लोग। तो इसका ना जबरदस्त विरोध हुआ। कहां? फ्रांस में जबरदस्त विरोध हुआ। और विरोध चालू कब हुआ? तो यह विरोध चालू हुआ तुम्हारा 25 जुलाई 1830 को। कब चालू हुआ? मतलब 25 जुलाई को यह अध्यादेश जारी हुआ था। अध्यादेश जारी हुआ 25 जुलाई 1830 को। और उसके अगले दिन, तुम्हारे किताब में डेट गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, 26 जुलाई को। तुम्हारे किताब में जून 1830 को कर दिया है। 26 जुलाई को ही फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, उसके बाद जो राजा का साथी था, राजा का जो सेना था, राजकीय सेना थी, और कुलीनों की जो सेना थी, उसमें और आम जनता में संघर्ष होना चालू हो गया। बहुत से सेना जाके जनता से, सेना के बहुत सारे सेना जा करके, सैनिक जा करके जनता से मिल गए। राजा के अधिकांश सेना को मार दिया। राजा और कुलीनों के अधिकांश सेना को मार दिया गया। परिणाम यह निकला, यह युद्ध, यह जो है ना संघर्ष चला था, यह गृह युद्ध 3 दिन तक चला था, 27, 28, 29। इसको फ्रांस के इतिहास में गौरवमय 3 दिन कहा जाता है। परिणाम यह निकला कि 31 जुलाई को राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा। और जो राजा था चार्ल्स दसम, ये भाग गया इंग्लैंड। कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया गद्दी छोड़ के। अब इसके बाद वहां पर शासन, इस तरह से तुम देख सकते हो, इस तरह से जुलाई, इसको बोलते जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स दसम गद्दी छोड़ के भाग गया। ठीक है, और इस तरह से बूर्बो राजवंश का अंत हो गया फ्रांस के सत्ता से। अब शासन में आया आर्लेयंस वंश। कौन आया शासन में? आर्लेयंस वंश। आर्लेयंस वंश। ठीक है, हाँ ठीक है, आर्लेयंस वंश आया। और शासक कौन बना? लुई फिलिप। शासक कौन बना? लुई फिलिप। अब चूंकि लुई फिलिप जो है ना उदारवादियों की मदद से सत्ता को प्राप्त किया था, जो लुई फिलिप है सत्तावादी, उदारवादियों की मदद से सत्ता प्राप्त किया था, गद्दी प्राप्त किया था। इसलिए इसका जो भी निर्णय था ना, या जो भी काम करता था, वह किसके पक्ष में करता था? उदारवादियों के पक्ष में, जनता के पक्ष में। हालांकि यह भी कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम निकला फिर 1848 की क्रांति। इसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।